Hi dear students, welcome. This is a your sage, that is a Prashik Entertainment and Educare. जैसे कि हमने आपको कमेंट किया है उस तरह से 9, 10, 11, 12 इस स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का हम कवर कर रहे हैं यानी शुरुआत कर रहे हैं आज से। आज हम देखेंगे आपके 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, जिसमें आपको पता है कि जो 1 to 7 चैप्टर है वो आपके स्पेशली ज्योग्राफी का पार्ट है। एंड ज्योग्राफी में ही जो दूसरा पार्ट है वो आपका 8 चैप्टर से लेकर आगे तक का जो पार्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स का है। तो लेट्स सी, आपको पता है कि हम लोग जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे, इस टेक्स्ट बुक से हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम इससे पढ़ाई करने की। तो आप ये टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए। ये टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई अन्य टेक्स्ट बुक भी चलेगा, लेकिन साथ में आप नोटबुक भी रखिए ताकि आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरा ध्यान से शांति से सुनिए, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस विषय पर क्या चर्चा कर रहे हैं। तो लेट्स सी 8th chapter, that is a introduction to economics. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का परिचय। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में हमें एक टेबल दिया है एंड उस टेबल में हमें उन्होंने कुछ आइटम्स दिए हैं और हम जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने टेबल में बताया कि सपोज कोई 20,000 अगर मंथली इनकम कर रहा है और उस मंथली इनकम में वो 20,000 अर्न करना है, लेकिन वो अर्न करके वो तक क्या कर रहा है तो वो समझाने के लिए उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि कोई फूड, डेली फूड हम लोग खा रहे हैं तो उसका खर्चा, अगर हम यूनिफॉर्म है, हमारी स्कूल स्टेशनरी है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, या हमारे रिक्रिएशंस है, या हमें मोबाइल बिल होगा, या हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, या हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स के बारे में खर्चे होंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा जैसे बस है, रेलवे है, रिक्शा है वगैरह वगैरह, हमारे हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, या हमारा टूरिज्म में खर्चा होता है, या हमने अगर कोई लोन लिया है तो बैंक का इंस्टॉलमेंट्स जाता है। तो इस तरह से टोटल खर्चा एंड इनकम जो इम्पोर्टेंट है उसको पहला पूरा करते हैं और बाकी की बातें जो बाद में पूरी करनी है उसको बाद में पूरा करने की सोचते हैं। ये समझाने के लिए उन्होंने हमें ये चार्ट दिया है। तो ये डिस्कशन होने के बाद हमें नीचे बताया उन्होंने हमारा पर्सनली या फैमिली का जो भी मैनेजमेंट है, अगर हम किताब की और ध्यान दें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा उन्होंने दिया है, after discussion on the above activity you will realize that management of individual or family finance is mainly related to income and expenditure। मतलब अगर हम ध्यान दें कि किस तरह से फैमिली का मैनेजमेंट जो है, ये फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है चाहे फैमिली का हो इंडिविजुअल का हो, या इनकम एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। दिस लीड टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये जो बात है इससे ही मतलब हम लोग जो इनकम कर रहे हैं, हम लोग जो प्राप्ति कर रहे हैं और हम लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मतलब खर्चे कर रहे हैं, तो इस मैनेजमेंट से ही इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, ऐसा समझाने के लिए हमें उन्होंने चार्ट दिया था। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह से घर में कमा रहे हैं और एक्सपेंडिचर हो रहा है महीने का, तो हमें समझने में इजी हो जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है। तो एक्चुअली द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये वर्ड तो हम अभी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की, लेकिन ये शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से आया है, जिसका मतलब, इसका मीनिंग है उसका फैमिली मैनेजमेंट है। There is a lot of similarity between family management and economics. That's why जब बात करते इकोनॉमिक्स की
तो इकोनॉमिक्स एंड फैमिली मैनेजमेंट में बहुत सिमिलरिटी है, तो वही समझाने के लिए हमें ये चैप्टर का प्रायोजन किया गया है। तो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज टाइम, मनी, लेबर एंड लैंड इफेक्टिवली। तो इससे पता चलता है कि हम हमारा जो समय है, हमारा पैसा जो है, या हमारा श्रम जो है, हमारी भूमि जो है, या जो संसाधन है, उस संसाधन का हम किस तरीके से यूज़ करें, इफेक्टिव कैसे यूज़ करें, ये हमें इकोनॉमिक्स समझाती है, या इकोनॉमिक्स से हमें समझ में आता है कि इसे हम कैसे यूज़ करें। हाउ टू सेटिस्फाई द इन्फिनिट नीड्स ऑफ द पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इज द स्टडी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से जो हमारी वांट्स है, हमारी जो गरज है, इस गरज को किस तरह से हम पूरा करें, जो साधन है हमारे पास, इस विविध अनेक साधन का उपयोग करके हम हमारी जो गरज है, इन्फिनिट है, अमर्याद है, उसको कैसे पूरा करें, ये हमें इस इकोनॉमिक्स के पढ़ाई में समझ में आता है, या हम ये कहें कि इकोनॉमिक्स इस बातों का पढ़ाई करती है। तो हमें यहाँ पे उन्होंने एक बड़े इकोनॉमिस्ट होके गए हैं, लियोनेल रॉबिन्स, उनकी हमें उन्होंने डेफिनेशन दी है, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावी डेफिनेशन है, आप भी इसको अच्छी तरह से याद रखें। तो वो बता रहे हैं हमें, अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज ए साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो बता रहे हैं कि जो इंसान की नीड्स है, गरज है, वो गरज अनलिमिटेड है, बट उसको पूरा करने के जो सोर्स है, साधन है, संसाधन है, वो कम है। तो मैक्सिमम नीड्स एंड फुलफिल करने के जो साधन है वो कम है, तो उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसको हम अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको पहला पूरा करते हैं, और बाकी की बातें जो बाद में पूरी करनी है उसको हम बाद में पूरा करने की सोचते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, मेल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मेल का पढ़ाई, इस मेल का जो अमर्यादित डिमांड्स है एंड जो लिमिटेड उससे सोर्स है, ये कैसे पूरे करें, इसका जो स्टडी करता है, तो इस स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस तरह से लियोनेल रॉबिन्स ने मानवीय जो विचार है और मानवीय जो प्रयत्न है हमारी इच्छा को पूरी करने का, इसकी जो बात है इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में बताई है। एज वी मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ आवर फैमिली, सिमिलरली villages, cities, states, countries and world also need to have economic management। तो जिस तरह से हम हमारी फैमिली की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उस तरह से विलेज का हो, सिटी का हो, स्टेट का हो, मैनेजमेंट होता है। Geographically speaking, the enterprises related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy। तो इस तरह से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक जोग्राफिकल एरिया में या स्पेसिफिक रीजन में इसका किस तरह से एक दूसरे से संबंध है, इसका हम पढ़ाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। यही इसी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था है, एंड इसको हम 3 लेवल पे देखते हैं। ग्लोबल लेवल पे देखा जाएगा तो आगे उन्होंने बताया है, ऑन ए ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 तरह की इकोनॉमिक्स है। आगे दिया उन्होंने इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। तो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे 3 तरह की इकोनॉमिक्स है। एक है कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी इकोनॉमी। दूसरा है सोशलिस्टिक, उसको कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब समाजवादी। और मिक्स इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से 3 अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, या ग्लोबल लेवल पे है, कार्यरत है। तो लेट्स सी, हम लोग उसका डिस्टिंग्विश समझ के लेंगे, तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों का मीनिंग क्या।
पहले देखेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ओनरशिप मतलब मालकी हक, मालकानी और व्यवस्था प्राइवेट लोगों के हाथ में आता है, तब उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब पूंजीवादी लोगों का इसके ऊपर कंट्रोल होता है, इसकी ओनरशिप होती है उनकी। मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इनका उद्देश्य होता है मैक्सिमम पैसा कमाना। जर्मनी, जापान, द यूएसए हैव अडॉप्टेड सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो जर्मनी, जापान और यूएसए, इन्होंने ये अर्थव्यवस्था का, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी इकोनॉमी का स्वीकार किया है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है। सेकंड पार्ट है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसमें देखेंगे हम लोग, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज ए होल, दैट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रोल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शंस ओनरशिप है, ये मैक्सिमम गवर्नेंस के कंट्रोल में है। इस इकोनॉमी में ये होता है। मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर। यहाँ पे उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, सामाजिक कल्याण साधना। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था मेन उद्देश्य? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा मुनाफा कमाना, बराबर। एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना। तो इस तरह से वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप, मैनेजमेंट ये प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, एंड सोशल इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एंड जो मालकानी अधिकार होता है ये पूरे सोसाइटी के यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। तो उस तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी में चाइना एंड रशिया हैव अडॉप्टेड सोशलिस्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चाइना एंड रशिया ने इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। तीसरा प्रकार जो है वो है मिक्स इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिलीजुली अर्थव्यवस्था होती है। एज ए नेम इंडिकेट, नाम से पता चलता है ये मिश्र है, मिक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये इन दोनों का अस्तित्व इस अर्थव्यवस्था में है। बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। यहाँ पे फायदा और समाज कल्याण, ये दोनों का मेल आपको यहाँ पे देखने मिलता है। इंडिया, स्वीडन, द यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इस तरह से भारत है, स्वीडन है, या आपका यूनाइटेड किंगडम है, इन देशों ने इस तरीके की अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। तो इस तरह से तीन तरह की इकोनॉमी है। एक है कैपिटलिस्टिक मतलब पूंजीवादी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, दूसरे सोशलिस्टिक मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक दोनों भी सम्मिलित है, और ये अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया में है। तो ये समझने के बाद उन्होंने हमें आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी बता दी, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती है या इफेक्टिव होती है। जैसे नीचे उन्होंने ऑक्यूपेशन दिया है, बाद में पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, बाद में पॉलिटिकल सोवरेनिटी है मतलब सार्वजनिक राजकीय सार्वभौमत्व, देन जोग्राफिकल एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज मतलब भौगोलिक क्षेत्र एंड नैसर्गिक साधन सम्मति। इस सारी बातें भी हमारी इकोनॉमी को क्या करती है? अफेक्ट करती है। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वी ऑलवेज रिमेंबर क्या इकोनॉमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक के सोशल सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट है। वी यूज इकोनॉमिक्स ऑन ए लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड इन आवर डेली लाइफ। तो जो इकोनॉमिक होती है ये विविध व्यवसाय, वित्त पुरवठा, प्रशासन, कायदा और हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर
यूज़ होता है। बहुत से लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, पढ़ाई के लिए है, तो उससे हम वहाँ तक देखिए, वैसी बात नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एंड इन सारी जगह पर, जैसे एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लॉ हो या हमारी डेली लाइफ हो, इन सब जगह भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर उसका यूज़ होता है। इसलिए इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसका इतना महत्व है। देन इकोनॉमिक्स होल्ड्स ए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। इस तरह से मानवीय सामाजिक प्रगति में अर्थव्यवस्था का महत्व अनन्य साधारण है। ये होने के बाद उन्होंने हमें हमारे नॉलेज के लिए और बात बता दी है, बताया है डू यू नो। इसमें उन्होंने एडम स्मिथ जी के बारे में बताया है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में पब्लिश हुई थी एंड उन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स एज ए द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्या बताया था? साइंस ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने अर्थशास्त्र ये संपत्ति का शास्त्र है, ये बताने की कोशिश उन्होंने की थी। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का जागतिकरण हुआ है। यहाँ पे देखिए, हम चर्चा करेंगे, आगे जाएंगे। द रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकिंग द इकोनॉमिक टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो दुनिया में आर्थिक धोरण हो रहा है आज के ज़माने में, वो इकोनॉमिक्स को ग्लोबलाइजेशन के ओर लेके जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्मित करना, इसको जागतिकीकरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमी is a borderless economy in which natural resources, profits, services, capital, labor and technology flow freely across border of countries। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है कि ये ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होगा या प्रॉफिट जो होगा या सर्विस होगा या कैपिटल होगा, तो यहाँ पे सब जगह पे, मतलब नॉट ओनली इंडिया, बियॉन्ड द कंट्री, कोई भी देश होगा तो उसके देश के दूसरे देश की ओर, मतलब सब जगह पे इसका यूज़ होगा, इसका वापर होगा। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है। देश की अर्थव्यवस्था को जागतिक, मतलब ग्लोबल लेवल पर फैलाना या उससे जुड़ाना, ये उसका मेन उद्देश्य है। इसका मेन अर्थ ये होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो फिर एक बार देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन मीन्स लाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, देयर इज अ फ्री ट्रेड एंड ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड। तो यहाँ पे ये जो मुक्त व्यापार है या इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बहुत से जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम करते हैं या तो दूर करते हैं। तो इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स मतलब हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना, या वी कैन से दैट अनदर वर्ड कि उसको बड़े पैमाने पर देश के बाहर ले जाना। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का वो है द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, ये समझने के बाद, या हम ये कहें कि इकोनॉमिक्स जागतिक लेवल पर किस प्रकार के, ये समझने के बाद, या ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स मतलब क्या समझने के बाद, ये फंक्शन क्या है, इसका क्या काम करते हैं, किस तरह से इसका काम चलता है, ये हम देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एवरी कंट्री हैज़ ए डिफरेंट इकोनॉमी, बराबर। तो सब अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग, जैसे हमने पहले चर्चा की है। सारे देश से 3 तरीके के इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, जिसे हमने पहले देख लिया। नेवरथलेस द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी आर सिमिलर, और डेफिनेटली
जो अर्थव्यवस्था के जो मोस्टली जो काम है वो सारे देश के मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम होते हैं, या एक ही तरीके के होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, अदरवाइज उनके जो इकोनॉमिक्स के फंक्शन जो होते हैं, इकोनॉमी के फंक्शन जो होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी आर एज फॉलो। जो मेन फंक्शन है या सिमिलरिटी जिसको हम कहेंगे, हर देश में कोई ना कोई सिमिलरिटी होती है इकोनॉमी को लेकर, या हम ये कहें कि इकोनॉमी भले 3 पार्ट में डिवाइड हो गई हो, लेकिन उनके मोर और लेस जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स है, कुछ फंक्शंस है, कुछ कार्य है, वो सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन क्या कार्य सेम है उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उन्होंने कुछ 5 मुद्दे दिए, उसको हम देखेंगे। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी आर एज फॉलोज: डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ का एंड कितना प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है। मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो, ये सोचना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो जो राष्ट्रीय उत्पन्न है उसका, नेशनल इनकम जो है उसका सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये सोचना। देन मेकिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर। भविष्य काल में जो आर्थिक अगर कोई गरज निर्माण होती है तो उसके लिए प्लानिंग करना। डिसाइडिंग फॉर whom the goods will be produced। और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन किसके लिए करना है, इस बात का डिसीजन लेना, इस बात का निर्णय लेना। तो ये सारे बातें, thus an economy strives to create a balance between limited resources and unlimited needs। इस तरह से इकोनॉमिक्स में जो हमने पहले चर्चा किया था कि इंसान की जो नीड होती है, ये नीड अनलिमिटेड होती है। मतलब जैसे कि कोई हमारी एक इच्छा पूरी हो गई तो हमारी दूसरी इच्छा जन्म लेती है, फिर तीसरी इच्छा जन्म लेती है, फिर चौथी इच्छा जन्म लेती है। इस तरह से इच्छा हमारी बढ़ते जाती है। इंसान अपनी इच्छा पूरी तरह से सभी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। तो इच्छा 10 है, 12 हो जाती है, 15 होती है, 50 होती है। उसके पूरे करने की जो सोर्सेस है वो लिमिटेड है। मतलब इंसान एक समय पे शायद 2 या 5 इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इच्छा ऑलरेडी 10-15 है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि इंसान की जो इच्छा है ये अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड नीड्स है, उसको पूरी करने की जो सोर्स है वो लिमिटेड है। तो इन सारी बातों का मेल कैसे करें उसको पूरा करने के लिए, इन सारी बातों का अभ्यास, इन सारी बातों की सोच इकोनॉमिक्स में होती है। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर में, मतलब सिलेबस के 8वें चैप्टर में और इस सिलेबस के पहले चैप्टर में हमें जो परिचय उन्होंने इकोनॉमिक्स का करा के दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको शांति से पढ़िए, फिर एक बार सुनिए और ये सब्जेक्ट हमारे लाइफ में किस तरह से उपयोगी है ये आप ज़रूर देखिए। उन्होंने हमें कैन यू डू इट, आपको जमेगा क्या आप कर सकते हैं, ये इस बारे में उन्होंने एक छोटा पैराग्राफ दिया है। उसमें लिखा है उन्होंने, सपोज यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री। क्या बात, अगर आप अपने देश के, कृषि प्रधान देश के अर्थ मंत्री होंगे, गिविंग प्रायोरिटी टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मेक ए 5 पॉइंट प्रोग्राम। और आपको अपने देश का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए प्राधान्य क्रम देकर 5 पॉइंट्स प्रोग्राम, 5 कलमी कार्यक्रम का प्लान कीजिए। तो अगर आपको ये समझ में आया तो शायद आप जो लास्ट का पार्ट देख रहे हैं
तो आप सोच सकते हैं। इकोनॉमिक्स यह हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, मैनेज करना पैसा हमारे एक्सपेंस के साथ, और फिर उसको बड़े पैमाने पर देखना और उसका इम्पोर्टेंस समझना, ये आज का जो सब्जेक्ट है उसकी चैप्टर का इन शॉर्ट में मतलब है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात, अगर आपको अपनी प्रीवियस वीडियो जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर कर रही है इकोनॉमिक्स का, वो अगर देखनी है तो आप इस जगह पर जो लिंक आ रही है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको वो भी देखने को मिल जाए, ताकि आपको ये सब्जेक्ट समझने के लिए और आसानी हो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू स्टडी बेयर। सी यू।